हेलो बच्चों, आप सभी का आज फिर से स्वागत है। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख रहे थे क्लास 9 का, और आज हमारा इसमें लास्ट पार्ट है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या हुआ कि कहता है, जब चैप्टर स्टार्ट होता है कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। ठीक है जी, क्या ये सारी चीजें पॉलिटिक्स चेंज कर सकता है? तो अगर आप पूरे रशियन रिवॉल्यूशन का ड्यूरेशन देखो तो ये सारी बातें बिल्कुल सही आती है। ठीक है, क्यों आती है? देखो अगर हम बात करें जैसे एक सिंपल सा जैकोबियन क्लब का, तो जब जैकोबियन क्लब बना तो उन्होंने क्या किया, अपने पहनावे को अलग कर लिया। ठीक है जी, वो जो लॉन्ग धारी वाली वो क्या करने लगे थे, कपड़े पहनने लगे थे। अगर हम बात करें लैंग्वेज दे स्पीक और बुक्स दे रीड, तो यहाँ लैंग्वेज का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि फ्रेंच के बदले कुछ और बोलने लग गए। यहाँ लैंग्वेज का मतलब है कि उनके व्यूज किस तरह से बदल रहे हैं। ठीक है ना, जब बुक पढ़ा उन्होंने वो कैसे बदलाव हुआ, ये सारी चीजें वो बताता है इसमें। ठीक है, तो बहुत सारे जो फिलोसफर आए उनके व्यू की वजह से भी ये सारी चीजें क्या हुई, बदलाव हुई। कहता है कि 1789 में मेनी चेंजेस हुए। ठीक है, 1789 के बाद मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, जो भी आपके फ्रांस के मेंबर्स थे, चाहे वो फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट हो, थर्ड स्टेट, मोस्टली हम बात यहाँ पे अगर करें तो थर्ड स्टेट की, क्योंकि उनकी कंडीशन सबसे ज्यादा क्या थी, वहां पे क्रिटिकल थी। लेकिन अगर आप चेंज की बात करोगे तो सभी की लाइफ में क्या हुआ, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, और या फिर आपका चिल्ड्रंस हो। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने पास किया लिबर्टी इक्वालिटी की यहाँ पे बात की गई है कि भाई जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, वो सभी सिटीजन्स के लिए हो। ये सारे लॉ जब यहाँ पास हुए, किसने? रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट की वजह से। उसके बाद आता है एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप का मतलब क्या होता था उस टाइम कि वहां पे कुछ भी अगर आपको पब्लिक मीटिंग करनी है या किसी भी तरह का बुक करना है, कोई फिलोसफी या न्यूज़पेपर, बुक्स, ठीक है, कुछ भी इस तरह की चीजें अगर आपको पब्लिश करनी होती थी तो वहां पे होता क्या था, तो सेंसरशिप लेनी पड़ती थी, यानी राजा की क्या करती, अनुमति लेनी पड़ती थी आपको, पर बिना राजा के परमिशन के नहीं जाना पड़ेगा, नहीं आप उसको पब्लिश कर सकते। जैसे अभी हमारे इंडिया में क्या है, मूवीज वगैरह जो होती है, जब आप देखोगे उसमें लिखा रहता है यू, मतलब अंडर एज, यूए, एडल्ट, तो वो सारी सेंसरशिप किससे लेनी पड़ती है, हमें सेंसर बोर्ड से लेनी पड़ती है, कि ताकि उसमें कुछ गलत तरह का ना हो। लेकिन यहाँ पे जो बातें ली जा रही थी, जैसे जब आप पढ़ोगे, जब आप देखोगे क्लास 10th में प्रिंट कल्चर करके, वहां पे जब आता है कि किस तरह से प्रिंटिंग वगैरह आई थी। ठीक है, हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो वहां देखोगे कि ये जो बातें अभी हम करने वाले हैं वो सिर्फ वहां ही नहीं, इंडिया में ये बाद में भी कई जगह पे लागू होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, सेंसरशिप लगा दिया था, यानी वो चीजें आप क्या कर सकते हो, पब्लिश कर ही नहीं सकते बिना परमिशन ऑफ गवर्नमेंट के। इंडिया में भी हुआ था। ठीक है जी, ये चीज इंडिया में भी हुई थी कि जब ब्रिटिश के टाइम में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी, तो उस टाइम भी ये सारी चीजें हुई थी कि उन्होंने क्या कर दिया था, न्यूज़पेपर वगैरह पे बैन लगा दिया था, बिना आप उसके बिना पर राजा, बिना जो वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के आप चीजों को कर नहीं सकते हो। तो ये सारी चीजें वहां पे भी थी, इसी को क्या किया गया, एबोलिश किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, जो कि सबसे मूलभूत आधार है, ठीक है, बेसिक आपके राइट्स है, जो उसको क्या कर दिया गया था, नेचुरल राइट्स में वहां पे बना दिया गया था। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया इज वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबसे फंडामेंटल आपके राइट्स में आते हैं। ये वो राइट है, जब आप अपनी बात रख ही नहीं पाओगे, मुझे ये चीज गवर्नमेंट की पसंद नहीं है तो मैं इसके अपोज करूंगा, और वही क्या कहलाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ बातें आपको रखनी है अपनी, तो वो स्पीच और एक्सप्रेशन का अगर आपके पास राइट ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, कभी अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हो। बुक्स आर फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। कहने का क्या मतलब है कि जब ये सारी चीजें आई, यहाँ से सेंसरशिप से को एबोलिश कर दिया गया, तो फ्रांस का जो मार्केट था अब उसमें नई नई बुक्स आने लगे, न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो फिलोसफर्स वगैरह होते थे उनकी बातें आने लगी। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो हुआ क्या था कि जो बुक्स थे उसमें जो फ्रांस का, जो हम बात करें कि जब यहाँ से जो पूरा का पूरा क्या क्या हो रहा है फ्रांस में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, 1789 के बाद क्या हुआ, कैसे आपका स्टेट जनरल जो था उसको हटाया गया, नेशनल असेंबली बना, कन्वेक्शन बना, क्या क्या दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम थी, किन लोगों को ज्यादा सफर करना पड़ा, ये सारी चीजें भी क्या होगी और लोगों तक पहुंचानी उन्होंने स्टार्ट कर दी वाया द मेथड ऑफ बुक्स। लेकिन हुआ क्या, होता क्या था, तो इसमें एक दिक्कत क्या होती थी कि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उस टाइम।
ठीक है। तो बुक्स जो होता था वो कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते थे वही क्या कर सकते थे, आपके उसको यूज कर सकते थे, लेकिन पूरा का पूरा लोग जो था, मोस्टली थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। प्लेज सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टिव लार्ज ऑफ पीपल, जितने भी प्लेज वगैरह होते थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सॉन्ग्स की, या फिर कोई भी फेस्टिव प्रोसेशन होता था उस टाइम में लार्ज नंबर ऑफ पीपल आते थे, और वहां पे भी क्या किया जाता था, जो चीजें ये बुक में लिखी होती थी या जो फिलोसफर्स की बातें होती थी वो क्या किया जाता था, वहां पे उनको बताया जाता था, ठीक है। ये बात हमने पहले भी देखा था, जब जब मॉन्टेस्क्यू वगैरह के नाम हमने लिए थे, ठीक है जी, रूसो का नाम लिया था, तो ऐसे ऐसे फिलोसफर्स की बातें, उसके बाद ओलंपस द गूस की बात की थी हमने, ठीक है। एबेसिया की बात की थी, एबेसिया की बात की थी हमने, तो कई ऐसे वो भी क्या करते थे, न्यूज वगैरह के जो होते थे उसमें अपनी बातें लिखते थे। लेकिन देखो है क्या इसमें, अगर आप बात करोगे ना, जो फिर हमने बात करी कि सबके पास नहीं पहुंच सकता था, तो सबके पास उस टाइम पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका था कि वहां पे क्या किया जाए, प्ले सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशन को चूज किया जाए। उसके साथ साथ ऐसी जगह पे को वो चूज करते थे अपनी बातें रखने के लिए जहां पे लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग हो, ठीक है। जैसे कि आपका एक बात वो भी कहते हैं कि जहाँ पे जैसे जहाँ लोग शराब वगैरह पीने आते थे उस टाइम, वहां पे भी इस बातों को रखा जाता था, ठीक है। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है। पॉलिटिकल फिलोसफर की व्यू जो है चीजें हैं वो सब भी वहां पे बताई जाने लगी थी। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्टे की। नेपोलियन बोनापार्टे 1804 में उसने अपने आप को क्या कर लिया, एम्पायर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया, ठीक है। देखो क्या हुआ था कि जिस तरह से फ्रांस में आपकी चीजें चल रही थी, चाहे वो हम बात करें स्टेट जनरल से, यानी कि लुइस 16 जब से बना था तब से जो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही थी, उसको देखते हुए 1804 में आपका नेपोलियन बोनापार्टे, ये आपका वहां पे क्या था, आर्मी का मेंबर था, आर्मी हेड में जो टॉप पोस्ट थे उसमें से था ये। और उस टाइम क्या किया गया, इसने अपने आप को जब देखा कि वहां की सिचुएशन जो है उसको संभालने वाला कोई एक प्रॉपर पर्सन नहीं है, उस चीज का फायदा उठाते हुए इसने अपने आप को एम्पायर ऑफ फ्रांस बना लिया। ऐसा ही कुछ घटना आपका होता है जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे, नाजी चैप्टर, नाजिम वाला, वहां पे हिटलर भी कुछ ऐसा ही करता है, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है। उसने क्या करना शुरू किया, अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो गए आपके, उसके बाद कई डायनेस्टीज को उसने बहुत सारे जो डायनेस्टीज वगैरह थी उसको क्या किया, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, एक वॉर का सिचुएशन स्टार्ट कर दिया। कई सारे किंगडम बनाए अपने, जो उसके जानने वाले लोग थे, अपने फैमिली के लोग थे उनके लिए, ठीक है जी। देखो है क्या, इसने क्या किया, अपने आप को ना एक कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन चाहता था, ये क्या चाहता था कि चीजें बिल्कुल मॉडर्न हो, और ये मॉडर्नाइजेशन को अपने आप का क्या मानता था कि भाई मैं जो हूँ वो मॉडर्नाइजेशन लेके आया हूँ। उसके लिए उसने सबसे पहले क्या कि कई सारे लॉ पास किए, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लॉ, डेसिमल सिस्टम से मेजरमेंट को लेके आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि शुरू शुरू में इनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी लोगों को, क्योंकि पहली बार भाई ऐसा कुछ कोई करने वाला था जिसके बारे में वहां के लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं था, वो एक जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कर रहा था, ठीक है। तो शुरू शुरू में बहुत उनको लगा कि चलो ये हमारे लिए कुछ करेगा, ये हमें जो प्रॉब्लम्स है हमारे उससे दूर लेके जाएगा। लेकिन हुआ क्या, सडनली चीजें जो है वो धीरे धीरे आपकी जो चीजें अच्छी लग रही थी वो अब बदलने लगी। जिस तरह से वॉर में वो पार्टिसिपेट कर रहा था और यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक कर रहा था, तो धीरे धीरे लोग जो है उसको अटैकर मानने लगे, भाई हमलावर मानने लगा, बस इसका काम क्या है दूसरे कंट्रीज पर अटैक करना, ये दिखावे के लिए काम कर रहा है। फाइनली क्या होता है, डिफीट होती है उसकी वाटरलू के वॉर में। वाटरलू एक वॉर हुआ था आपका 1859 में, ठीक है जी, 1815 में हुआ था। उसमें उसकी क्या होती है, हार होती है, ठीक है। इसके दूसरे साइड जो मेंबर्स होते हैं वो आपके ऑस्ट्रिया हो गए, क्रोएशिया हो गए, जर्मनी, रशिया, ब्रिटिश, ये सब एक साथ तरफ थे और दूसरी तरफ ये अकेला था, तो उसमें इसकी क्या होती है, हार होती है। देखो अब ये पूरा का पूरा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना, जिस तरह से चीजें बदली हैं और जिस तरह से पूरे के एक मोनार्की को वहां की के जो सिटीजन थे, वहां के जो लोग थे, उन्होंने वहां से बिल्कुल हटा दिया, ठीक है। भले ही उनके लिए अभी भी सिचुएशन एकदम परफेक्ट तो देखो कभी भी नहीं हो सकती है हर एक चीज, लेकिन जो चीज एकदम बिल्कुल स्टेबल चाहिए था वो हालांकि उनके लिए अभी भी नहीं बनी थी, लेकिन कंडीशंस पहले के मुकाबले अब काफी अच्छी थी वहां के लोगों के लिए। तो ये जो पूरा था, बात करें हम जो पूरे चैप्टर हमने पढ़े हैं
रिवॉल्यूशन जब ये स्टार्ट हुआ तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ फ्रांस पे नहीं, धीरे धीरे यूरोपियन के अलग अलग कंट्री पे भी आने लगा। जब आप देखोगे रशियन रिवॉल्यूशन में किस तरह से यहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ा था, जर्मनी हो गया, कई सारे यूरोपियन नेशन है जहाँ पे भी क्या हो गए थे, इस तरह के रिवॉल्यूशन देखने को मिलते थे। ठीक है, और यही आइडिया जो था राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान को भी लगा, जैसे फ्यूडल सिस्टम का एबोलिशमेंट। ठीक है जी, फ्यूडल सिस्टम का एबोलिशमेंट। तो कुछ ऐसे आइडियाज थे जो हमारे जिन्होंने जो आइडियाज इनको भी क्या करता है, आपके प्रेरणा देते हैं कि इन्होंने कहा था कि ये जो आपके कुछ सिस्टम जो वहां से चीजें उभर के आई थी, उसको ये चीज उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो कुछ ऐसे नाम है जो इंडिया में, देखो कोई भी रिवॉल्यूशन होता है कहीं पे कुछ भी, तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। कुछ बातें वहां से अच्छी भी निकल के आती हैं, कुछ चीजें वहां से खराब भी निकल के आती हैं। ठीक है, तो मेन बात होती है कि अच्छी चीजों को आप किस तरह से देते। तो जैसे राजा राम मोहन भाई ने बताया था कि जो फ्यूडल सिस्टम वहां से हटा था, जिस तरह से मोनार्की को हटाया गया था, वो अपने आप में क्या था, एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। ठीक है, जिस तरह से वहां के लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाइयां लड़ी, खासकर वुमेन्स ने, वो अपने आप में एक बहुत ही, आपको क्या कहते हैं, आपको कह दो कि हमारे लिए प्रेरणा देने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैं देख रहा हूँ, मैं खुद अगर फील करता हूँ कि भाई फ्रेंड है, अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रॉब्लम हुई थी वो तब आपके फीमेल वहाँ की जो वुमेन्स थी। ठीक है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा था। और थे वहाँ के स्लेव्स, जो स्लेव्स होते थे आपके, जो अफ्रीका से लाए जाते थे यूरोप में। इन दो जो थे वो, जिनको सबसे ज्यादा, जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा था। हालांकि उस टाइम सफर तो लगभग थर्ड स्टेट के सभी मेंबर्स कर रहे थे, पर इन दो जो थे, और तीसरा आपके कह लो बच्चे जो थे, इनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो था, हमने 6 पार्ट में ये पूरा चैप्टर खत्म किया है, ताकि चीजें आपको अच्छे से अच्छे बता सके। एक पार्ट में भी खत्म कर सकते थे, पर बातें आपको समझ नहीं आती। तो अगर आपको बातें अच्छी लगी हो, या कुछ और बातें आप चाहते हो कि भाई जब हम रशियन रिवॉल्यूशन पढ़े तो उसको और डिटेल में बताएं, तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आप लाइक जरूर करें, अच्छे से बताएं अपने व्यू, ताकि हमें पता चले कि भाई किस तरह से आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंट्स और ऐड किए जाए। ठीक है, देखो इसमें हमें पीएचडी तक जाना नहीं है, मैं 9th पढ़ रहे हैं, तो 9th में थोड़ा बहुत हम आगे जा सकते हैं। तो अगर आप बताओगे तो मैं कुछ पॉइंट्स और भी ऐड किया करूंगा। ठीक है, तो होप की चीजें आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।